गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इकॉनमी की कुछ टॉपिक बची है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग यहाँ पे मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2021 के साथ, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड देन फिशरी सेक्टर्स देखेंगे और कुछ यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को विज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की लेसन जो कि है मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ये नोटिफाइड किया गया कि न्यू रूल्स लाया जा रहा है, जो कि इससे पहले वाली जो 2017 की रूल्स थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग 2017 की जो रूल्स है उसे देखेंगे, उसमें अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, नए रूल्स को भी बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझो कि जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था, ये सबसे पहले एक्ट हमारा बना 1957 में आज़ादी के बाद, जिसमें कि जो इंडिया में माइनिंग सेक्टर है ना उसको रेगुलेट करना था। तो उसके लिए ये कानून बनाई गई और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लीज़ में लिया जाता था माइनिंग ऑपरेशन, उस चीज़ को भी यहाँ पे ग्रांट किया जा रहा था। तो वो भी ग्रांट जो करना था वो इस कानून के तहत ही किया गया। अब इस कानून में एक सेक्शन 18 है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकते हैं अगर उनको मिनरल्स को डेवलपमेंट करनी है या फिर कंजर्वेशन करनी है या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करनी है, तो इसके लिए वो रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। फाइन, तो आप देखिए कि टाइम टू टाइम जो है जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस होती है उस तरीके से इस रूल्स में भी इसलिए अमेंडमेंट की जाती है। अब कुछ नेशनल जो माइंस एंड मिनरल्स सिनेरियो है इसके बारे में समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में आज भी देखो कि लार्जली हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे खनिज हैं जिसमें कि प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जो भी सप्लाई किया जाता है, जैसे कि आयरन देख लो, स्टील देख लो, एल्यूमिनियम, सीमेंट, बॉक्साइट, क्रोमाइट और लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ आज की भी डेट में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ कमी क्या है? हमारे यहाँ कमी है काइनाइट की, मैग्नेसाइट की, रॉक फॉस्फेट की, मैग्नीज ओर की। फाइन, टोटल वैल्यू अगर हम लोग मिनरल प्रोडक्शन का देखें जो 2020 और 21 में हुई है तो एक डिक्रीज़ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वाजिब सी बात है, कोविड-19 पेंडेमिक चला, लॉकडाउन चला, जिसमें माइनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब भी स्थगित हो गई थी। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो गया था। ये तो बात रही मिनरल्स की। अब माइंस के बारे में देखते हैं। तो इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेशनल माइंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे 1303 रिपोर्टिंग माइंस है और बहुत सारे माइंस जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपका गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगह पे है। अगर आप लोग ये सारे राज्यों से बिलोंग करते हो तो फिर आप लोग इसको याद रखना कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द माइंस होते हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन देखें तो 87% जो है वो 10 राज्य से ही आते हैं और ये 10 स्टेट है जहाँ पे आपका 87% जो मिनरल प्रोडक्शन होती है वो इस 10 राज्य से हो जाती है। ओके, अब देखते हैं हमारे यहाँ कि माइनिंग सेक्टर्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले आप देखो रेगुलेटरी चैलेंज है। कोई गारंटी नहीं है माइनिंग लीज की। इवन अगर सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन भी हो जाती है ना कंपनी के द्वारा, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है माइनिंग लीज को ऑब्टेन करने का। सेकेंड है कि जो माइनिंग लाइसेंस दी जाती है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है कि जो पहले आएगा उसे माइनिंग लिस्ट मिल जाएगा, जो बाद में आएंगे फिर उनकी कोई गारंटी नहीं है। और कोई यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि किस बेसिस में किसी को यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम लोग बात करें तो वो इतनी बेटर नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की कमी देखने को मिलेगी। इवन लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है। साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें बहुत सारे माइनिंग स्टेट में तो वो भी पुअर है और इनएडिक्वेट कैपेसिटी है वॉल्यूम को लेकर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। साथ ही यहाँ पे इनएडिक्वेट कैपेसिटी है पोर्ट्स को भी लेकर जो कि मिनरल्स वगैरह को हैंडल भी करते हैं। और रोड और रेलवे कनेक्टिविटी भी आप देखोगे ना तो वो कुछ बंदरगाह में बहुत पुअर है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो एक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी भी देखने को मिलेगी। साथ ही सस्टेनेबल चैलेंज भी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस देखें माइनिंग सेक्टर में हमारे देश में तो इसमें 40% जो माइनिंग प्रपोजल है ना वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में। तो देखिए जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उससे बहुत ज़्यादा आप देखो कि हमारे इन्वायरमेंट में एक एडवर्स इम्पैक्ट मिलता है। और साथ ही अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ उस जगह पे किया जाए जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ रहते हो या फिर लिविंग ह्यूमन बींग रहते हो तो फिर वहाँ पे जो है आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में फ़ेल हो जाते हैं। साथ ही इन्वायरमेंटल चैलेंज भी है। एयर आप देखो पॉल्यूट होती है,
क्योंकि सरफेस माइंस में आप देखो लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट होते हैं। बहुत सारे कोल माइंस है जिससे मीथेन वगैरह रिलीज़ होती है, और मीथेन एक जानते हो आप ग्रीन हाउस गैस है। स्मेल्टिंग ऑपरेशंस भी है जो कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं और अदर हैवी मेटल्स भी रिलीज़ होते हैं। वहीं अगर हम लोग वाटर के लिए बोले तो हेवी वाटर और टॉक्सिक एलिमेंट्स है जैसे कि मरकरी, लीड, आर्सेनिक, तो ये भी यहाँ पे आपका, इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है उसमें कई हद तक आपको पोल्यूशन देखने को मिलेंगे। माइनिंग ऑपरेशंस जो है ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर्स को यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे आप देखो कि बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ है उसमें पानी की कमी हो जाती है। लैंड की अगर बात करें तो जो ब्लास्टिंग और सरफेस माइनिंग है इससे प्रेशर पड़ता है हमारे सब सरफेस रॉक में, जिसके कारण जो मटेरियल है ना वो काफ़ी कोलैप्स भी करते हैं। और इसके कारण आप देखो कि समटाइम्स इतना ज़्यादा यहाँ पे आपका ये कोलैप्स और प्रेशर होता है कि अर्थक्वेक जैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी अकर हो जाते हैं। हेल्थ और सेफ्टी चैलेंजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइनिंग ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है, स्पेशली जब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। और माइनर्स जो है वो पुअर वेंटिलेशन भी फेस करते हैं, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं मिलती है, लो विजिबिलिटी होती है, उनको सही से दिखता भी नहीं है और कोलैप्स हो जाते। कई बार आप देखते हो कि माइनिंग करते करते जो है बहुत बार उनकी जान भी चली जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं जिनके कारण जो माइन वर्कर्स हैं उनकी जान चली जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चैलेंजेस तो हर एक सेक्टर्स में है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। स्टेप्स क्या क्या लिया गया है जिससे कि ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। तो देखिए कानून बनाया जाता है, कानून में वो सारे प्रोविजंस लाए जाते हैं जिसके थ्रू ये जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, इनको सप्रेस किया जा सके। सबसे पहले रिफॉर्म करने की बात की गई है माइंस एंड मिनरल्स जो यहाँ पे एक्ट था 1957 का। फिर यहाँ पे नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की लाई गई है, जिसमें कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंकरेज किया गया है कि आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ ले सकते हो। इंकरेज किया गया है कि यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन हो माइनिंग एंटिटीज़, और माइनिंग लीज जो है उसको भी ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। तो ये सारा काम किया गया है 2019 की पॉलिसी में। फिर यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग है, गलत तरीके से भी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह होती है, तो उसको भी रोकने के लिए काम किया गया। 3 pronged यहाँ पे स्ट्रैटेजी लाई गई है कि इलीगल माइनिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद कुछ रूल्स बनाए गए। फिर यहाँ पे आप देखो कि फर्निशिंग की जा रही है जो इलीगल माइनिंग वगैरह है उसके लिए। इसी के अलावा आप देखो कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लाया गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है। ये जो आपका योजना है इसमें कहा गया कि 60% जो फंड है ना उसको हाई प्रायोरिटी एरिया में यूटिलाइज़ किया जाएगा, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पोल्यूशन वगैरह है, हेल्थ सेक्टर में केयर करने के लिए, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर ऑफ वुमेन है, चाइल्ड है, तो इन सारे लोगों के लिए इन सारे सेक्टर्स में 60% जो फंड है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। रेस्ट जो 40% फंड है उसको इस्तेमाल किया जाएगा अदर प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे रोड हो गए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इरिगेशन हो गई, वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया। साथ ही इस योजना की बात करें तो इसको यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है जब भी आप माइनिंग वगैरह से कुछ भी लिखो तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र जो कल्याण योजना है इसके ज़रूर याद रखना है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि दोनों गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री है उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि माइनिंग सेक्टर्स को भी इस तरीके से लेकर चले कि आज के डेट में जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ से ना ही ह्यूमन बींग, ना ही इन्वायरमेंट, ना ही अदर स्पेशीज़ को प्रॉब्लम हो, और बल्कि आगे आने वाले जो भी हमारी जनरेशन्स है उनको सारी चीज़ें जो है, सारे नेचुरल जो फैसिलिटीज़ है वो सब प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो ये रही इस आर्टिकल के बारे में जिसमें कि आपको माइंस और मिनरल्स के बारे में डिटेल में पता चला। अब जो यहाँ पे रिफॉर्म किए गए हैं, कुछ रूल्स लाए गए हैं 2021 का, इसमें बातें देख लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे डिजिटल प्लान को सबमिट किया जाएगा। सारे प्लान्स जो कि माइंस से रिलेटेड है वो यहाँ पे आपका डिजिटल जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है DGBS, और जो टोटल स्टेशन है और जो ड्रोन वगैरह सर्वे किया जाएगा, इन तीनों को मिलाकर अब डिजिटल प्लान जो है उसको सबमिट की जाएगी। और यहाँ पे आप देखो कि मैंडेटरी है ड्रोन सर्वे का, अब ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे सर्वे की जाएगी। और जो पर्सन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं लीज ऑफ माइंस को, और एग्जीबिशन जो प्लान है वो 1 मिलियन टन का है या फिर इससे ज़्यादा है, और या तो यहाँ पे 50 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पे ड्रोन सर्वे इमेज को एकदम से मस्ट है कि उनको यहाँ पे सबमिट करनी है। अगर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट का, तो जो माइनिंग इंजीनियर है उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग और माइन सर्वे में, साथ ही साथ सेकंड क्लास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाए। रिडक्शन अगर आप देखो कंप्लाइंस बर्डन में, तो प्रोविज़न है कि डेली रिटर्न जो है वो यहाँ पे ओमिट किया जाएगा, जिससे कि जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको रिड्यूस करना है।
पार्ट टाइम जो माइनिंग इंजीनियर है और जो पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट है उनको इंगेज करना है यहाँ पे कैटेगरी ए माइंस में, ठीक है। फिर फाइनल एश्योरेंस की बात की गई है कि अगर लीज होल्डर्स जो है वो यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं फाइनल माइंस प्लान विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में, तो वो यहाँ पे जो है फिनेंशियल एश्योरेंस उनको बिल्कुल से यहाँ पे देना है। रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो रूल्स है यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो फाइन वगैरह भी होगा, दोनों यहाँ पे अगर दिया जाएगा अगर वो ईच एंड एवरी रूल्स को अगर वायलेट करते हैं। तो ये भी है कि जितने भी रूल्स यहाँ पे रखे गए अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर यहाँ पे जेल टर्म भी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका फाइन वगैरह भी है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको माइंस एंड मिनरल्स ये आर्टिकल समझ में आई होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ शेयर कहा जा रहा है स्टेट का माइनिंग सेक्टर में, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखो कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 13% है। वहीं अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा राजस्थान में 17% है, फिर उड़ीसा में 14% है, और यूपी में आप देखोगे 4% है, महाराष्ट्र में 4 है, मध्य प्रदेश में 6 है, गुजरात में 6 है, तेलंगाना में 8 है, छत्तीसगढ़ में 8 है, कर्नाटक में 7 है। तो ये शेयर है, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट है, वो भी माइनिंग सेक्टर में। ओके, इंडिया की रैंकिंग अगर हम लोग वर्ल्ड प्रोडक्शन में देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग क्रूड स्टील जो कोल है वगैरह है इसके प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आते हैं, जिंक के थर्ड नंबर पे आते हैं, फोर्थ में हम लोग एल्यूमिनियम, क्रोमाइट, आयरन ओर और लीड है, फिफ्थ में बॉक्साइट है, सेवन्थ में मैग्नीज ओर है, 11th में कॉपर है, 15th में मैग्नेसाइट है, एंड 16th में एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट है। ओके, सो ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखते हो कि एक दो स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाते हैं कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या हमारा पोजीशन है प्रोडक्शन के टर्म्स में। सो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में देखते हैं कि हमारे देश में क्या हाल चाल है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक विज़न यहाँ पे रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है इंक्रीजिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से इंडिया की जो शेयर है ग्लोबल वैल्यू चेन में उसे इंक्रीज़ करना है। ओके, और बहुत ही बेटर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को लार्ज तरीके से बिल्डअप करना है जिससे कि हम लोग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में जो है अपनी शेयर को बढ़ा सकें। ये एक पार्ट है मीटी के विज़न का जो कि यहाँ पे 1000 डेज़ रखा गया और टारगेट है कि हम लोग को 1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी जो है वो अचीव करनी है आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की क्या यहाँ पे हालचाल है। हमारे देश में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोटेंशियल आप देखो तो ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है ना इसमें काफ़ी हद तक हमारे देश में पोटेंशियल है कि हम लोग टॉप एक्सपोर्टर तो बन ही सकते हैं नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स में। हमारी जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो भी यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही आप देखो कि 2% से 10% अभी आज के डेट में हमारे इंडिया की जीडीपी में है, और राइजिंग डिमांड अगर हम लोग देखें तो ऐसा है कि आगे चलकर जो है डिमांड भी हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की है वो भी बढ़ जाएगी। एनपी देखें जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके द्वारा यहाँ पे टारगेट सेट किया गया था 2019 में कि $400 बिलियन जो है वो टर्नओवर होना चाहिए 2025 तक। साथ ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है जो कि है विज़न सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया के तहत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत ये कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को बूस्ट कर सके। न्यू इमर्जिंग एक्सपोर्ट अगर डेस्टिनेशन देखें तो इंडिया को कंसीडर किया जा रहा है कि एक न्यू मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो ये सब में आप देखो कि जितना इन सारे कंट्रीज़ में आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स जो है बहुत बूस्ट किया हुआ है, तो उसी तरीके से हमारे देश में भी हो सकता है। इंडिया में आप देखो तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप देखो कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जो लेबर जिस तरीके से चाइना में बढ़ते ही जा रही है, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में कोई अगर डोमिनेट कर रहा है तो वो चाइना है। लेकिन आज के डेट में आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और जो लेबर है चाइना में वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है एक अच्छा खासा आज के डेट में एक ऑल्टरनेटिव है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना, 200 जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है उनको यहाँ पे सेटअप किया गया है, वो भी वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अगर हम लोग देखें तो इस सेक्टर से क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, तो लेस अटेंशन है। अगर हम लोग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में देखें तो कम ही यहाँ पे आपको अटेंशन देखने को मिलेगा। इंडिया का जो प्रेजेंस है ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो अभी 1 से 2% ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है हमारे यहाँ, उस तरीके का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप देखो कि पावर की शॉर्टेज हो जाती है, हमारे यहाँ बेसिक यूटिलिटीज़ की कमी है, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कॉन्स्टेंट देखें तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारे यहाँ, इवन हाई कॉस्ट है रॉ मटेरियल का भी डिफ़िकल्टीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस है। साथ ही ट्रेड बैरियर है,
आप देखो कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ हमारे यहाँ लगाई जाती है, एडिशनल स्टेट लेवल टैक्सेस है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। साथ ही हेवी इंपोर्ट स्टैटिस्टिक जो है वो भी इतनी बेटर नहीं है, डिस्करेज की हुई है। 65% जो डिमांड है हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का और ऑलमोस्ट सारे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का, तो ये कैसे होता है, तो हम लोग इंपोर्ट के द्वारा ही इसको मीट कर पाते हैं हमारे देश में जो ज़रूरी है। पॉसिबल सप्लाई डिमांड गैप है। एस्टिमेटेड अगर प्रोडक्शन देखें इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, तो वो यहाँ पे 104 बिलियन तक रीच कर चुका है। साथ ही टफ कंपटीशन भी है ग्लोबल प्लेयर से। हम लोग को यहाँ पे मेनली कॉम्पीट करना है चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, जो कि यहाँ पे अपने आप में ही मास्टर है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। तो आप समझ सकते हो कि एशिया में ही इतना टफ कंपटीशन है, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी यहाँ पे जड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो हमें ध्यान भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा देना चाहिए। रैशनलाइज करना चाहिए जो वैल्यू चेन है, इट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो टैक्सेस का हो, ड्यूटीज़ का हो, अदर कांस्टेंट का हो, तो इसको भी यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की इंटायर जो प्रोडक्ट चेन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेटर तरीके से हो सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो जो ट्रेड बैरियर है इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, रिडक्शन करना है टैरिफ का, वो भी इनपुट के लिए। साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को यहाँ पे गैल्वनाइज करना होगा, एक्सपोर्ट हब बनना होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे लीड फर्म्स को हेल्प कर सके। साथ ही एमएसएमई सेक्टर्स को इंकरेज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पे स्मॉल और जो मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज है उसे इंगेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है जितनी भी यहाँ पे फिनेंशियल एड्स की ज़रूरत है वो तो इनको प्रोवाइड करना ही है, उसी के साथ हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से एडवांस सेक्टर्स में बढ़ सके। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। एवरी जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है उनको एक यहाँ पे डेडिकेटेड चेयर यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जिससे कि हमारी स्किल्ड बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लीड वर्कफोर्स बढ़े। तो मेनली यहाँ पे R&D करने की ज़रूरत है, इस सेक्टर्स में भी हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। आई होप कि आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड डेटाज अच्छे तरीके से मिले होंगे और समझ पाए होंगे आप लोग कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स का क्या हाल चाल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि फिशरीज सेक्टर्स है। दीज आर द सेक्टर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है, 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करना है फिशरीज सेक्टर से, और कब तक, तो 2024-25 तक। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है पूरे वर्ल्ड में। एक्वाकल्चर कहने का क्या मतलब है? एक्वाकल्चर कहने की मतलब है कि हम लोग फार्मिंग करते हैं जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, चाहे वो फिनफिन हो, कैटेशियंस हो, मिलिसिस हो, तो बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं उनकी अगर हम लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं तो उसको हम लोग एक्वाकल्चर करते हैं, जो कि हम लोग 2nd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके, इंडिया में आप देखो तो 7.7% जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है, और हमारी जो रैंक है वो पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में 4th है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ 10% से भी ज़्यादा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो फिश और सेलफिश स्पीसीज के टर्म्स में है। फिशरीज क्या है, तो फिशरीज एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये कैसे हुआ, तो देखिए 7th स्कीड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि 3 लिस्ट है, तो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को पूरी पावर होती है कि वो कानून बनाएंगे। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट और सेंटर को यहाँ पे पावर है कानून बनाने का, इट मीन्स कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट यहाँ पे मिलकर कानून बनाते हैं। तो फिशरीज है जो कि हर राज्य के जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं। जो रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये है कि यहाँ पे जो पहले के एफर्ट्स है ना उसी को यहाँ पे थोड़ा गाइडलाइन दे सकते हैं, इट मीन्स कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक साथ मिलकर काम करें। वहीं जो इनलैंड फिशरीज है ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको मैनेज किया जाता है। इनलैंड कौन सी फिशरीज होती है, जैसे आप देखो कि लैंडलॉक जो स्टेट है ना उसके अंदर जो यहाँ पे फिशरीज एक्टिविटीज़ की जाती है वो राज्य सरकार के अंदर है। मैरीन फिशरीज़ की बात करें तो इसको शेयर किया जाता है सेंट्रल और कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में। अब हमारे देश में फिशरीज सेक्टर्स तो है, इसका क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है। ये इंपॉर्टेंट फूड और न्यूट्रिशस जो रिसोर्सेज है ये प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली हमारे रूरल इकॉनमी में। 90% जो ग्लोबल इनलैंड कैप्चर फिशरीज प्रोडक्शन है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इनलैंड फिश की बात करूँ तो ये पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिडन हंगर है उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए। हिडन हंगर क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि कई ऐसे लोग हैं जो किसी पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है,
फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब का ख्याल नहीं करते और सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते, जिसे हम लोग हिडन हंगर कहते हैं। तो इनलैंड फिशेस जो होती है ना, तो इससे क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है और जितने भी अदर न्यूट्रिशनल सोर्सेज अगर नहीं अवेलेबल है तो ये फिशेस वगैरह से पूरा हो जाता है। इकॉनमी सेक्टर में देखें तो बहुत सारे फिशरीज हैं जो कि यहाँ पे जो ग्रामीण सेक्टर्स के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं और सब्सिस्टेंस और जो स्मॉल स्केल इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो उनको मिलता है। फिशरीज अगर आप देखो तो यहाँ पे 25 मिलियन फिशर्स है और फिश फार्मर्स है जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड होती है इन एक्टिविटीज़ में। इन्वायरमेंट के बेसिस में देखें तो इनलैंड जो फिशेस है वो इंडिकेटर है, यानी कि इनलैंड फिशरीज हो रही है तो इट मीन्स कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है, हेल्दी है। आप देखो कि क्या होता है ना कि लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है बहुत सारे इनलैंड कैप्चर जो फिशरीज होते हैं और जो एक्वाकल्चर ऑपरेशन होता है, बट इसको हम लोग ग्रीन फूड मूवमेंट जैसा ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सोशल की बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में। बहुत सारे कल्चर में आप देखो जो इनलैंड फिश है ना वो काफ़ी पवित्र माने जाते हैं और कम्युनिटी की आइडेंटिटी को भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, है कि नहीं। उनकी अपनी खुद की पारंपरिक ये कल्चर रही है तो उसको फॉलो करते हैं। फिशरीज़ जो है एक लास्ट रिसॉर्ट है, जब प्राइमरी इनकम सोर्सेज फेल हो जाए ना तो लोग फिशरीज़ ही करने लगते हैं और ये इकोनॉमिक शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, तो इन सब में आप देखो कि लास्ट रिसॉर्ट है। एम्पावरमेंट में अगर हम लोग देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इंडिविजुअल जो है ना अपनी खुद की जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरा कर पाते हैं। साथ ही ये इसकी एक रोल है जो कि पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी प्रिवेंशन में, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है ना जिसमें कि आपके इथनिक माइनॉरिटीज़ है, रूरल पुअर है, विमेन है, तो उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग भी है। ऑब्वियस है कि फ़िश जैसे कि आपको पता है एक गुड सोर्स ऑफ ओमेगा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इससे काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ लार्वावायरस फ़िश है जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है जिससे कि डिजीज़ कैरिंग जो है ना, जैसे कि मानो कि मलेरिया है, डेंगू है, तो ये सारे डिजीज़ेस भी कम होती है। तो मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ भी कम करती है, तो कुछ ऐसी भी मछलियाँ होती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कांस्टेंट है, क्यों हमारे यहाँ जो फिशरी सेक्टर्स है अगर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है तो इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है। फिर अगेन एक ही प्रॉब्लम है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिशिंग हार्बर नहीं है, लैंडिंग सेंटर नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, पुअर प्रोसेसिंग है हमारे यहाँ, वैल्यू एडिशन की कमी देखने को मिलेगी, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ ही स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो ये सारी चीज़ों की कमी है हमारे देश में। साथ ही टेक्नोलॉजिकल लैग है हमारे यहाँ, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम लोग ऐसे भी पीछे हैं। साथ ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, फिशिंग प्रोसेस भी हमारे यहाँ अनसस्टेनेबल है, हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस मेजर कॉज अगर आप देखो तो एक्सेस फूड डिमांड है हमारे यहाँ, जिस हिसाब की पॉपुलेशन है उस हिसाब का फूड डिमांड है, उस हिसाब से यहाँ पे फिशिंग करनी पड़ती है। मार्केट प्रेशर भी होता है, फिशिंग गियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है और हमारे यहाँ मैनेजमेंट अप्रोचेस भी बहुत ज़्यादा वीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करूँ तो जो आउटकम है पोल्यूशन का, फ्रेश वाटर का, तो ये इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री हो गई, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, ये भी काफ़ी आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली यहाँ पे काम होता है। क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो वर्ल्ड की जो वाटर है वो वार्म होते जा रही है और इसके कारण बहुत सारी जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, वाटर लेवल चेंज हो रहे हैं, रिवर फ्लो चेंज हो रही है, जिसके कारण जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पा रही है। फिश जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखो बॉडी टेम्परेचर कभी घटता है कभी बढ़ता है, जिसके कारण आप देखो रिप्रोडक्शन या ग्रोथ में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन्वेजिव स्पीसीज़ है, यानी कि अगर आप देखो ऐसी स्पीसीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, या एग्जॉटिक हो गए या एलियन इन्वेजिव स्पीसीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा थ्रेट है आज के डेट में। ग्लोबल थ्रेट आप देखोगे तो यही सब है कि वैसी स्पीसीज़ आ जा रही है जो कि ज़रूरत ही नहीं है। हैबिटाट मॉडिफिकेशन भी है, फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रक्शन भी है, ये भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि लार्ज नंबर में जो फ्रेश वाटर फिश स्पेसीज़ है ना वो भी यहाँ पे डिग्रेडेशन के कारण, यानी कि जो भी आपका लॉस हो रहा है फ्लड प्लेन के कारण और जो भी हैबिटाट लॉस हो रही है फिशिंग की, वो सब के कारण जो है थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन जो फिशरिंग सेक्टर्स का है वो भी आज के भी डेट में पॉसिबल है, क्योंकि जो रेगुलेटरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ना वो इस हिसाब से नहीं है, लेकिन उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और वो भी एफर्ट्स लानी होगी, पॉलिसी लानी होगी डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए और जो भी डिफरेंट रीजन है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली फ़िशिंग है उसको लेकर आए और एक सस्टेनेबल तरीके से इस सेक्टर्स को हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट करें। ओके,
अब यहाँ पे आप लोग देखो कि फिशरीज सब्सिडी जो कि WTO के द्वारा दी जाती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो है वो यहाँ पे एक एग्रीमेंट लेकर आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज़ है ना उसको यहाँ पे रोका जाए। तो यहाँ पे जो फिशरी सब्सिडीज़ दी जाती है WTO के तरफ से, तो उससे क्या होता है कि ओवर फिशिंग की सिचुएशन अराइज हो रही है और जो फिश स्टॉक है ना वो यहाँ पे बर्बाद हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया का क्या कंसर्न है इससे रिलेटेड? हमारा कंसर्न है कि जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, देखिए WTO के अंदर एक स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रिजिम है जिसके तहत क्या होता है ना कि कोई कंट्री में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो उनको अलग तरीके से और एक स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है एक्चुअली ये नॉर्म्स, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। साथ ही जो सब्सिडीज़ वगैरह देना है तो उसको एबॉलिश कीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। और साथ ही हम लोग जो है यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है उसको लिमिट करने की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप लोग एबॉलिश कर दोगे, इसको रोक दोगे, तो इससे क्या होगा, क्योंकि फ़िश जो है ये कंट्रीब्यूट करता है फूड सिक्योरिटी में, तो फूड सिक्योरिटी लिमिट हो जाएगी। सॉवरेनिटी राइट है, जो कोस्टल स्टेट है, हमारे यहाँ टोटल 9 कोस्टल स्टेट है। आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट में टोटल कितने स्टेट है और उनका नाम भी। ओके, तो जो हमारे यहाँ सॉवरेन राइट है कोस्टल स्टेट का, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्बाद होगा। साथ ही आप देखो कि कोई भी एग्रीमेंट जो मस्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करे कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में है अपने डेवलपमेंट में, तो उनको यहाँ पे उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखो कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है जिससे कि हमारे यहाँ जो फिशिंग सेक्टर्स है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो सबसे पहले ब्लू रेवोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखो कि सेंटर के द्वारा 3000 करोड़ तक का आउटले रखा गया है और मेनली फोकस किया गया है कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को बेटर बना पाएंगे, इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे फिशिंग सेक्टर्स में। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है 2019 में लाया गया, जिसमें कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो फिशर्स है उसको डबल करना है, फिश फार्मर्स जो इनकम है उनको डबल करना है और एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करना है। साथ ही यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, कि जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसके लिए यहाँ पे फंड प्रोवाइड की जाएगी। सेम यहाँ पे 2019 में सरकार के द्वारा न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसको यहाँ पे आपका क्रिएट किया गया। इसमें आपका 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फिर है नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज 2020, तो ये लॉन्च किया गया है जिससे कि आप देखो कि एक लॉजिकली हेल्दी और इकोनॉमिकली वायबल और सोशली इंक्लूसिव फिशिंग सेक्टर्स यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसी के साथ आप देखो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है KCC, इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है फिशरमैन्स और वीमेन के लिए। तो इतने सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लाए गए हैं जस्ट टू इम्प्रूव आवर फिशिंग सेक्टर्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल भी अच्छे लगे होंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है हमारे देश की फिशिंग सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि क्या हालचाल है और साथ ही क्या सिग्निफिकेंस है फिशिंग सेक्टर्स का और क्या कांस्टेंट है, क्यों नहीं हम लोग बेटर तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। इवन WTO की भी बातें हम लोग यहाँ पे देख लिए, इंडिया का क्या स्टैंड है उसे समझ लिए, फाइनली कंक्लूजन देख लिए। ओके, अब यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट है उसे देख लेते हैं। RBI चाहती है कि डिजिटल करेंसी में यहाँ पे बैंक नोट के डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया जाए। तो ये प्रपोजल रखा गया है RBI के द्वारा अक्टूबर 2021 में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 है इसको अमेंड किया जाए और जो बैंक नोट है इसकी जो डेफिनेशन है इसको और बढ़ाए और इसमें जो करेंसी है डिजिटल फॉर्मेट में उसको इंक्लूड करें। और इसको बोलना क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहने का मतलब है कि ये लीगल टेंडर है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जा रहा है लेकिन डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि फिएट करेंसी है ना जो सरकार के द्वारा बैक किया जाता है और ये एक्सचेंजेबल भी है 1 to 1 विथ फिएट करेंसी, तो उसी तरीके का है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें इंडिया के लिए तो वो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस के साथ है, इससे हमें जो है यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट हमारे देश में बढ़ेगा जिसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया की जो हाई करेंसी टू GDP रेशियो है ना वो यहाँ पे इससे बेनिफिट होगा। हमारे यहाँ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज जो है वो आएंगे तो इससे भी बेटर हो पाएगा और डिपॉजिटर के लिए यहाँ पे ईजी होगा कि वो यहाँ पे बैलेंस को विड्रॉ कर सके। ठीक है, साथ ही सेकंड है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो GSEC है वो यहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को भी ज्वाइन करने वाली है। तो बेटर है, ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और गवर्नमेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखो GSEC क्या होता है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, ट्रेजरी बिल है, T-बिल है जिसकी मेच्योरिटी डेट आपका 1 साल से कम होता है। लॉन्ग टर्म है जिसमें आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और डेटेड सिक्योरिटीज़ है जिसकी मेच्योरिटी डेट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो दोनों इशू किया जाता है, टी बिल भी और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ ही इशू करते हैं, जिसे हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। टी बिल जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। ओके, G-SEC में आप देखो कि क्या है ना कि नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो कमर्शियल बैंक के ऊपर जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने का। साथ ही अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और फॉरेन इनफ्लो भी होगा यहाँ पे बॉन्ड में, जिससे कि हमारे इंडियन रुपी की जो हालत है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और हमारा लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये भी होगा और इंटरेस्ट रेट भी जो है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हर जगह से आप देखो कि फ़ायदा ही है। आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इस स्कीम का एम है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए ईज़ करना है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट पे एक्सेस कर पाए। और यहाँ पे एक पोर्टल होगा ना जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है या फिर टी बिल में या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन में या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है वो इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो भी इस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे और जो सिक्योरिटीज़ अकाउंट है वो भी यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्बिंगर 2021, ये इनोवेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अगेन आरबीआई की ये फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन है, इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। तो ये हैकेथॉन है जिसमें कि आप देखो कि कुछ सोल्यूशन है कि कैसे डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए, साथ ही ईज़ ऑफ पेमेंट यहाँ पे इन्हेंस करना है और हमारी जो सिक्योरिटी है डिजिटल पेमेंट का उसको भी स्ट्रेंथन करना है। इसके बाद है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। एक्चुअली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सर्विस सेक्टर के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस स्कीम से क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है इस सर्विस सेक्टर में वो पूरी हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे 25% जो कैपिटल सब्सिडी है वो यहाँ पे इसकी प्रोविज़न मिलेगी, किसके लिए, तो प्लांट और मशीनरी को प्रोक्योर करने के लिए और सर्विस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए। फाइन, फिर यहाँ पे आपका लीड 2021 की रिपोर्ट आई है, इट मीन्स की लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जिनके द्वारा ये आपका थर्ड रिपोर्ट लाया गया है। 2018 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट लाई गई थी। तो यहाँ पे बिल्ली आपका जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखा जाता है, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको देखा जाता है। सिमिलर आप देखो 2019 का है, तो 2021 की जो एडिशन है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों पे फोकस कर रही है। ठीक है, 2020 में ये रिपोर्ट नहीं लाया गया था जस्ट बिकॉज क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि 3 डायमेंशन होते हैं लीड्स में। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर रेट रोल सब आते हैं, फिर सर्विस है, फिर ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। की हाइलाइट्स में बताया गया है कि जो गुजरात, हरियाणा, पंजाब है ये टॉप परफॉर्मर है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालय में देखें तो जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर है। यूटीज़ में आप देखो तो दिल्ली है और यूपी और उत्तराखंड, झारखंड जो है ये टॉप इम्प्रूवर है कि अपने यहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं लॉजिस्टिक सेक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट आते हैं नैट्स है, नेशनल अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग स्कीम है। तो कैबिनेट के द्वारा ये आपका अप्रूव कर दिया गया है कि 2026 तक चलेगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। 1 ईयर प्रोग्राम है जिसमें टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ को यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सेबी के द्वारा अनवील की गई है इन्वेस्टर चार्टर। तो यहाँ पे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया है और इन्वेस्टर्स जो है उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मार्केट में इन्वेस्ट करें। फाइन, कुछ ज़्यादा तो और है नहीं, इसको आप इतने ही ध्यान रखो। फिर है कि टारगेट टू हाफ ग्लोबल फ्यूल कंजप्शन बाय 2030 इज़ स्टॉलिंग, IEA की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिनकी ये रिपोर्ट निकल कर आई है, जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो 2030 का जो एम है वो उसके बारे में कही जा रही है। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, दिस इज़ नॉट मच वैसे इंपॉर्टेंट। IEA की आप देखो रिपोर्ट याद रखना है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है और ऑयल मार्केट रिपोर्ट है जो कि ये पब्लिश करते हैं। फिर है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल। यस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए 100% जो फूड ग्रेन्स है, 20% जो शुगर है वो कंपलसरी किया गया है जूट बैग के पैक में। साथ ही इसको लाया गया है इस कानून के द्वारा जो कि जूट पैकिंग मटेरियल एक्ट 1987 का है। इस कानून में ये प्रोवाइड किया गया ना कि कंपलसरी यूज़ करना है जूट पैकिंग मटेरियल। और किस लिए, तो जैसे कि कुछ कम्योडिटीज़ है उनकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मेनली यहाँ पे रॉ जूट और जूट पैकिंग मटेरियल्स जो है इनकी प्रोडक्शन को यहाँ पे देखते हुए। देखिए जूट की जो बैग होती है उसको यूज़ कीजिए, इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट रहता है। साथ ही हम लोग जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रॉ जूट की उसको इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं। गारंटीड मार्केट है कि 40 लाख जूट फार्मर्स जो है उनकी प्रोड्यूस हो पा रही है।
गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है, जैसे कि जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन और एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज लाया गया, जूट स्मार्ट लाया गया है। जूट जो है इसमें आप देखो कि एमएसपी रिजिम में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो जूट के बारे में बेसिक देख लेते हैं। ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग इंडिया में। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट में आप देखो कि एलुवियल सॉइल और हेवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड वार्म एंड हाई ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि मानसून का जो सीज़न होता है ना, वो जूट की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अब आप देखो कौन सी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट की इंडिया में, ये आपको बताना है। बट ये जग जाहिर है, ये वेस्ट बंगाल है सबसे फर्स्ट नंबर पे, देन बिहार है, देन उड़ीसा है। ओके, सेंटर के द्वारा अमेंड किया गया है लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ट कमोडिटी रूल्स 2021 को। तो यहाँ पे क्या है कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन करना है एमआरपी का, इट मीन्स कि इंडियन करेंसी में, और सारे टैक्सेस वगैरह जो है प्री पैक्ड प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें सारी चीज़ें आपका एमआरपी वगैरह और जो इंग्रेडिएंट्स है और सारे टैक्सेस जो है आपको शो होते हुए दिखेंगे। तो ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन करनी है, ऐसा कहा गया है। साथ ही डेट ऑफ मैन्युफैक्चर भी डिक्लेयर करना है, और यूनिट सेल प्राइस जो है सारे प्री पैक्ड जो कमोडिटीज़ है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमिक सेक्टर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग सिक्योरिटी एंड जो भी बचे उसे भी मैं फास्ट तरीके से कंप्लीट कर दूँगी। आई होप कि आपको आज की लेसन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू।